कीजिए प्लीज। ओके, चल डाउन रोल नंबर 18 रिपीट कर देना। ठीक है, 18 चलो, yes, let me just allow these students in the class and then we'll start the class. चलो, तो यहाँ पर रूल नंबर 18 हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, माइक म्यूट रखिएगा, सबको डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए क्लास में। ओके, और बहुत ज्यादा फ्लिकर अगर करे स्क्रीन तो बता देना। ठीक है, रूल नंबर 18 का दो पोर्शन है। ठीक है, फिर माइक म्यूट, क्लास थोड़ा तमीज से करिए। ठीक है, पता है कि अगर बैकग्राउंड में हल्ला हो रहा है तो माइक म्यूट कर लीजिए तुरंत। यस, ऑप्शन देयर आर टू सेक्शंस ऑफ रोल नंबर 18। ठीक है, पहला सेक्शन है कि जब ईच अदर दो पर्सन के लिए यूज होता है। ठीक है, यानी कि आप ईच अदर के अलावा अगर रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर रहे हैं, ठीक है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन यूज कर रहे हैं, सॉरी, तो यहाँ पर ईच अदर जो है वो हमेशा सिर्फ दो पर्सन के लिए ही यूज होगा। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, when you are writing anything or when you are giving an exam of anything, किसी भी तरह का आप एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे वो आपका जब आप रिक्रूटमेंट के लिए जाएंगे तो एप्टीट्यूड टेस्ट हो, तो उसमें जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो ये पहचान जाना कि ईच अदर हमेशा दो पर्सन के लिए लगता है, यानी कि नाउन हो चाहे प्रोनाउन, आपका हमेशा यहाँ सेंटेंस में दो ही सब्जेक्ट रहेंगे। द टू ब्रदर्स डिसलाइक ईच अदर, यानी कि दो ब्रदर हैं तो हमने ईच अदर यूज किया। ठीक है, दो से ज्यादा हो जाएंगे, 3 ब्रदर्स हो गए, 4 ब्रदर्स हो गए, उस टाइम आप वन अनदर यूज करेंगे, जो कि आपका सेक्शन बी में लिखा हुआ है। ठीक है, अगर मोर देन 2 पर्सन रहा तो आप वन अनदर यूज करेंगे। 2 चिल्ड्रन क्वारल्ड विद ईच अदर, तो 2 चिल्ड्रन है, क्वारल मतलब लड़ना, तो ईच अदर आया। गुड बॉयज डू नॉट क्वारल विद वन अनदर, यहाँ पर बॉयज जो है ये आपको स्पेसिफाई नहीं किया, हो सकता है इन्हीं दोनों बच्चों की बात की जा रही है, लेकिन स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि दो ही बच्चे हैं यहाँ पर। ठीक है, इन दिस केस, यहाँ पर ये जो केस है इसमें स्पेसिफाई किया है कि दो बच्चे हैं। हो सकता है कि यही सेम केस के बारे में बात कर रहा हो, इट इज पॉसिबल, लेकिन यहाँ पर बॉयज लिखा गया है, 2 बॉयज नहीं लिखा गया है। अगर 2 बॉयज लिखा रहता तो यहाँ पर हम ईच अदर लगाते, लेकिन यहाँ बॉयज लिखा गया है, यानी कि स्पेसिफिक नंबर नहीं है, और बॉयज है तो हम यही समझ रहे हैं कि या तो दो है या फिर दो से ज्यादा ही है। अगर स्पेसिफिक है कि दो है तो आप यहाँ पर ईच अदर लगाओगे, यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि दो है तो हमने वन अनदर लगाया। ठीक है, तो ऑल स्टूडेंट्स अगेन यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं है कि कितने हैं, तो हम ये समझ रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं कि बहुत सारे। ठीक है, तो इस केस में हमारा यहाँ पर जो हो जाएगा, मिस अगर सेंटेंस में लिखा हुआ ऑल द स्टूडेंट्स और उसमें लगाया हुआ हो ईच अदर, तो इसका मतलब समझिएगा कि वो दो स्टूडेंट के बारे में बात हो रहा है। हाँ, अगर स्टूडेंट में अगर लगाया हुआ है ये सेंटेंस और ईच अदर स्पेशली लिखा हुआ है अगर, तो आप समझिए कि यहाँ पर दो स्टूडेंट के बारे में ही बात की जा रही है। लेट मी जस्ट शेयर द स्क्रीन विद अनदर डिवाइस, क्योंकि यहाँ पर जो है इसमें प्रॉब्लम आ रही है, बहुत ज्यादा फ्लिकर करेगा, पढ़ा नहीं पाएंगे मैं। चलिए, मिस यही क्वेश्चन में है तो यही क्वेश्चन मतलब कि ये जैसे कि एग्जाम में आए कि ऑल द स्टूडेंट्स आर क्वारलिंग विथ ईच अदर, ठीक है, उसमें इसका मतलब तो आ रहा है कि दो बच्चे जो है स्टूडेंट हैं दोनों, अब वो आपस में झगड़ा कर रहे हैं। और नहीं, क्वेश्चन इस में तरह का सेंटेंस नहीं होगा फॉर्म, क्यों नहीं होगा मैं बता रही हूँ, क्योंकि जब आपने आगे में ऑल लगा दिया सेंटेंस में, तो ऑल का भी मतलब मैंने बताया था, ऑल और नन यूज होता है जब दो से ज्यादा यूज करते हैं आप। ठीक है, बोथ यूज करेंगे अगर दोनों यूज कर रहे हैं, आइदर और यूज करेंगे जब दो सब्जेक्ट हैं, ऑल और नन आपका यूज होता है जब दो से ज्यादा सब्जेक्ट होते हैं। ये भी स्पेसिफाई किया गया है रूल में ऊपर। ओके मिस। ओके, तो अगर इस तरह का स्पेसिफिक सेंटेंस बनाया जा रहा है कि स्टूडेंट्स आर क्वारलिंग विद ईच अदर, इसका मतलब हुआ कि वहां पर दो स्टूडेंट्स हैं। अगर ऑल स्टूडेंट लिखा हुआ है तो वहां पर ईच अदर नहीं आएगा लिखा हुआ है चीज। ठीक है, लेट मी जस्ट शेयर द स्क्रीन, यहाँ पर दूसरे डिवाइस से मैं कर रही हूँ स्क्रीन शेयर।
Rule number 18 we were listening, right? Rule number 18. चलिए, लेट मी शेयर द स्क्रीन देन। यहाँ पर अगर ये वाला स्क्रीन तो फ्लिकर नहीं करता है, लेकिन कभी कभी बहुत बच्चों को स्क्रीन तुरंत शेयर नहीं होता है, तो थोड़ा देर लगेगा, तो थोड़ा देर वेट कर लीजिएगा स्क्रीन शेयर अगर हो रहा है तो। यस, सो एज आई वाज टेलिंग कि यहाँ पर 18 नंबर रूल में अगर स्पेसिफाई नहीं किया गया, जैसे यहाँ पर ऊपर एक रूल में ईच अदर आइदर वाला जो रूल था, उसमें आइदर और नाइदर लगाया था किसके लिए, जब दो स्पेसिफिक पर्सन हो, दो स्पेसिफिक चीजें हो, उनके लिए हमने आइदर और लगाया था। ठीक है, अगर उनसे ज्यादा है, ठीक है, तो हम ऑल और नन लगाते हैं। तो यहाँ पर ऑल लगाया है सेंटेंस में, इसका मतलब ही ये समझ रहे हैं कि दो से ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पर दो लगाने का, स्पेसिफाई करने का, जैसे यहाँ पर अगर ब्रदर्स ने के आगे टू स्पेसिफाई नहीं किया होता, द ब्रदर्स डिसलाइक्ड ईच अदर, इसका भी मतलब हम यही समझते कि दो ही पर्सन है। ठीक है, द चिल्ड्रन क्वारल विद ईच अदर में अगर टू नहीं रहता, द चिल्ड्रन रहता, तो उस केस में भी हम यहाँ पर दो पर्सन है यही समझते हैं। ठीक है, तो स्पेसिफिकली यही है कि जहां पर भी ईच अदर लगा है वो सेंटेंस इसी तरह स्ट्रक्चराइज होना चाहिए, जो दो ऑब्जेक्ट या सॉरी दो सब्जेक्ट के लिए या दो पर्सन के लिए या दो चीजों के लिए ही लग रहा है सेंटेंस। यस, कीप योर माइक म्यूट प्लीज, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है, माइक अपने म्यूट रखिए। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट रूल। अगर ये समझ में नहीं आया तो पूछ लेना, अदरवाइज आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट 19 जनरल रूल। रूल्स बहुत ज्यादा मैंने बताया था कि प्रोनाउन में नहीं है। यस, अगेन किसी का माइक अनम्यूट हो गया, क्यों? इफ यू हैव डाउट रेज योर हैंड, अदरवाइज कीप योर माइक म्यूटेड। यस, तो यहाँ पर रूल नंबर 19 से द प्रोनाउन हु, हुम और हुज जनरली सिर्फ पर्सन के लिए यूज होता है। ये बता भी चुकी हूँ मैं, पर फिर भी यहाँ रिवाइज कर लेते हैं। हु हो गया या फिर हुम हो गया या फिर हुज हो गया, ये सभी सिर्फ पर्सन के लिए ही यूज होते हैं। यानी कि इसको हम अगर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की तरह लगा रहे हैं या फिर रिलेटिव प्रोनाउन की तरह लगा रहे हैं, कहीं भी लगा रहे हैं। अगेन अनम्यूट हुआ किसी का माइक। यस, यहाँ पर इन सभी चीजों को हम चाहे रिलेटिव यूज कर रहे हैं चाहे इंटेरोगेटिव यूज कर रहे हैं, दोनों ही केस में ये सिर्फ पर्सन के लिए ही लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हु हमारा नॉमिनेटिव केस के लिए यूज होता है। नॉमिनेटिव यानी कि सब्जेक्टिव। ठीक है, नॉमिनेटिव इसीलिए कहा जाता है क्योंकि नॉमिनेटिव का मतलब होता है जो डोमिनेंट रहता है। ठीक है, सब्जेक्ट आपका डोमिनेंट रहता है, इसीलिए उसे नॉमिनेटिव केस भी कहा जाता है। तो हु आपका जो है नॉमिनेटिव केस में लगता है, यानी कि अगर आप सब्जेक्ट का रिलेशन बता रहे हैं या फिर सब्जेक्ट के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगर रिलेटिव नाउन की तरह हु यूज कर रहे हैं तो वो सब्जेक्ट के लिए यूज होगा। अगर हु जो है वो आपका इंटेरोगेटिव के लिए यूज हो रहा है, तो इसका मतलब आप सब्जेक्ट के बारे में कुछ पूछ रहे हैं। ठीक है, हुम जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव केस के लिए यूज होता है, यानी कि जिससे इफेक्ट पड़ रहा है काम करने का, उसके बारे में अगर लिख रहे हो या उसके बारे में रिलेशन बता रहे हो या उसके बारे में क्वेश्चन कर रहे हो, दोनों ही केसेस में हुम यूज होगा। ठीक है, हुज आपका यूज होता है पोजेसिव केस में, यानी कि जब आपका पोजेशन पूछना हो आपको या पोजेशन रिलेट करना हो आपको। ठीक है, क्योंकि पोजेसिव प्रोनाउन हमने ऑलरेडी पढ़े हुए, हिज और हर, ये सारी चीजें होती ही हैं ऑलरेडी। जब आपको पूछना है तो एक क्वेश्चन में आ जाएगा, इंटेरोगेटिव में आ जाएगा। रिलेशन अगर बताना है तो वो भी आपका पोजेसिव नाउन हुज यूज हो सकता है। नाउ लेट मी गिव सम एग्जांपल। हु अगर हमें यूज करना है सब्जेक्टिव केस में रिलेशन बताने के लिए, तो हमारा हो सकता है कि दोज वर द थीव्स, those were sorry this was the person who was sent to jail। तो this was the person who was sent to jail, यहाँ पर this person जो है
वो उसी पर्सन के बारे में बात किया जा रहा है जो जेल गया है, यानी कि उसके बारे में बात किया जा रहा है, वो हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, वो हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट है, तो उसके लिए हमने हु यूज किया, ठीक है। अगर हम यहाँ रिलेशन बताने के लिए हु यूज, ये आपका रिलेशन बताने के लिए, अगर क्वेश्चन पूछने के लिए तो डिड यू हर्ड हु वेंट टू द जेल लास्ट नाइट, आई वांटेड टू आस्क यू, तो ये चीज है, ये क्वेश्चन हो गया, हु वेंट टू द जेल लास्ट नाइट, तो यहाँ पर कौन गया था उसके बारे में पूछा जा रहा है, तो ये चीज आपका सब्जेक्टिव हो जाएगा, सब्जेक्ट के लिए ही रहेगा। अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट पार्ट इज योर whom, ठीक है। whom कब यूज होता है आपका ऑब्जेक्ट के लिए, तो रिलेशन अगर बताना है, ठीक है। these were the thieves whom were arrested by the police, पुलिस ने इन्हीं थीव को अरेस्ट किया था, ठीक है, ये वही थीव हैं जिनको पुलिस ने अरेस्ट किया था। तो यहाँ अरेस्ट करने का काम हो रहा है, आपका मेन वर्ब है अरेस्ट, राइट, तो यहाँ करने का काम कौन कर रहा है, पुलिस कर रही है। किनको किया गया अरेस्ट, उन थीव्स को, यानी कि थीव्स जो है हमारे ऑब्जेक्ट हैं जिनका हम यहाँ पर सेंटेंस में रिलेशन बता रहे हैं। होम यहाँ पर आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, और यहाँ पर रिलेशन किसका बताया जा रहा है, थीव्स का बताया जा रहा है जिनको पुलिस ने पकड़ा, ठीक है। तो पुलिस ने पकड़ना यानी कि पुलिस हमारी सब्जेक्ट हो गया और थीव्स हमारे ऑब्जेक्ट हो गए, तो उनके लिए हम रिलेशन बता रहे हैं, तो होम लग रहा है। अब क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, whom did you give my project file, मुझे अगर पूछना है कि किसी पर्सन से मैं पूछ रही हूँ कि तुमने मेरी प्रोजेक्ट फाइल किसको दी, ठीक है, तो उसने दी, जिस पर्सन से मैं पूछ रही हूँ उसने दी, तो काम उसने किया, लेकिन इफेक्ट किस पे पड़ा, जिसके पास प्रोजेक्ट फाइल है, तो वो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो उस ऑब्जेक्ट के बारे में जब क्वेश्चन कर रही हूँ, तो ये क्वेश्चन जो है इंटेरोगेटिव है, whom वहां पर इंटेरोगेशन के लिए यूज हो रहा है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के लिए यूज हो रहा है, लेकिन वहां पर हम सिर्फ ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट की बात, मतलब वहां पर ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है हूँ, सब्जेक्ट को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यस, नेक्स्ट वन इज योर हुज। हुज को हम क्यों यूज करते हैं, पोजेशन बताने के लिए, पोजेशन पूछने के लिए, ठीक है। शी वॉज द गर्ल हुज बुक वॉज लॉस्ट, ठीक है, वो वही लड़की है जिसकी किताब खो गई थी, ठीक है, उसकी किताब खो गई थी, तो ये रिलेशन यानी कि पोजेशन बताने के लिए यूज हो रहा है, तो वो रिलेटिव प्रोनाउन है हुज वहां पर, और पोजेसिव केस में यूज हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन पूछेंगे तो कैसे हो जाएगा, हुज बुक इज दिस, ठीक है, हुज क्लास इज दिस, किसकी क्लास है या किसकी किताब है, ये बताने के लिए, ये पूछने के लिए जब क्वेश्चन हो रहा है, तब ये हुज यहाँ पर इंटेरोगेटिव है और पोजेसिव केस में है, क्योंकि पूछा जा रहा है कि किसकी क्लास है या किसकी किताब है यहाँ पर रखी हुई। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसमें कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप मुझसे पूछ सकते हो, एनीथिंग दैट यू डिडंट अंडरस्टैंड। अगर समझ गए तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है, सेंटेंसेस जो है यहाँ पर लिखे गए, वो आप देख लीजिए। साक्षी इज द स्टूडेंट हु गॉट एन अवार्ड, साक्षी को अवार्ड मिला, तो वो यहाँ पर सब्जेक्ट है, ठीक है, तो साक्षी के बारे में लिख रहे हो तो हु यूज कर रहे हो। Yes, I believe I used the same example here. They were the thieves whom the police caught. अब पुलिस ने यहाँ पर कैच किया, थीव को पकड़ा, तो पुलिस हमारी सब्जेक्ट हो गई, ऑब्जेक्ट क्या है, थीव्स हैं जिनको पकड़ा गया, उसके लिए हम लोग whom यूज करेंगे। दिस इज द स्टूडेंट हुज सर्टिफिकेट्स आर लॉस्ट, स्टूडेंट्स के लिए यूज हुआ है कि स्टूडेंट का सर्टिफिकेट लॉस हो गया है, ये पर्टिकुलर स्टूडेंट है जिसका सर्टिफिकेट लॉस हो गया है, तो उसके लिए हमने हुज यूज किया है। अंडरस्टूड? एनीथिंग दैट यू डिडंट अंडरस्टैंड इन रूल नंबर 19? रूल नंबर 19 में कुछ भी ऐसा जो आपको नहीं समझ में आया? ओके, आई एम टेकिंग योर साइलेंस एज इन यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। अगर कुछ नहीं समझ में आया जस्ट यू कैन आस्क मी। बहुत सिंपल सी चीजें हैं और बेसिकली ये रिपीटेटिव हैं जो नाउन में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ऑलराइट, so let's move on to the next rule, that is rule number 20. yes, rule number 20 है use of which, यानी कि which को हम कहाँ पर
यूज करते हैं ये बताया जा रहा है इस रूल में। ठीक है, तो कैसे यूज करते हैं देखते हैं। पहली बात तो यहाँ पर फॉर इन्फेंट स्मॉल एनिमल एंड ऑब्जेक्ट, यानी कि ये स्पेसिफाई कर रहा है कि अगर हम किसी बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं, इन्फेंट्स मतलब क्या होता है, जो नवजात बच्चे होते हैं, ठीक है, जो बहुत ही छोटे बच्चे होते हैं, कुछ महीनों के होते हैं, उन्हें इन्फेंट्स कहा जाता है, या कुछ साल के, 1-2 साल के अंदर तक जो बच्चे होते हैं उनको इन्फेंट्स कहा जाता है। स्मॉल एनिमल्स अगेन एनिमल्स के बच्चे कहा जा रहा है, छोटे एनिमल्स नहीं, एनिमल्स के बच्चों को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, आई शुड हैव करेक्टेड इट, ये शायद करेक्शन में रह गया था। स्मॉल एनिमल्स मतलब एनिमल्स के बच्चों को कहा जा रहा है। ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट, थिंग्स ऑब्जेक्ट जो भी लिखना चाहो, जो नॉन लिविंग थिंग्स है उन सभी को यूज करते हैं हम विच, उन सभी के लिए हम यूज करते हैं विच। ठीक है, तो यहाँ पर विच जो है किस केस में यूज होता है, ये आपका सब्जेक्टिव केस में यूज होता है। ठीक है, एग्जाम्पल इज दिस इज द बेबी विच वॉज लॉस्ट इन द थिएटर, यानी कि यहाँ पर बेबी जो है वो खो गया था, तो बेबी आपका सब्जेक्ट है, उसके लिए हमने विच यूज किया है। यहाँ सेंटेंस में हमने क्या यूज किया है, विच यूज किया है बेबी के लिए। ठीक है, दिस इज द डॉग विच इज माई फ्रेंड, विच माई फ्रेंड बॉट फ्रॉम यूएसए, यूएसए उसकी एक फ्रेंड, उसका एक फ्रेंड, जो भी फ्रेंड है वो डॉग लेके आए हैं, उसके लिए यूज हो रहा है विच। तो यहाँ पर डॉग जो है वो आपका सब्जेक्ट है जिसके लिए विच यूज हो रहा है। ठीक है, नाउ सेकेंड केस क्या होता है, वन सिलेक्शन इज एक्सप्रेस, यानी कि आप किसी चीज के बीच में सिलेक्ट कर रहे हैं, यानी कि ऑप्शन गिवन है उसके बीच में अगर आप सिलेक्शन कर रहे हैं तो वहां पर आप विच यूज करेंगे। कैसे, विच ऑफ दीज टीवी सेट डू यू वांट टू परचेज, ठीक है, इनमें से कौन सा टीवी सेट तुम खरीदना चाहोगे। ठीक है, तो यहाँ पर सिलेक्शन हो रहा है, आपके पास नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं सिलेक्ट करने के लिए, आपके पास हो सकता है 10 ऑप्शन हो, 10 में से आपने हो सकता है कि ऑप्शंस बहुत सारे हैं, 50 ऑप्शन है, मान लो 50 में से आपने 20 काट दिए इसलिए क्योंकि वो बहुत महंगे हैं, बाकी के 20 में से 10 काट दिए क्योंकि वो नए नहीं है, पुराना वर्जन हो चुका है, बाकी के 10 बचे, तो उसमें से भी आपको सिलेक्ट करना है कि अब इसमें आपको समझ में नहीं आता, आप किसी से पूछ लोगे कि ये 10 ऑप्शन है, इनमें से क्या चूज करना है, तो उस केस में आप विच यूज करोगे। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल, टू रेफर टू स्टेटमेंट, रेफरेंस के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, रेफरेंस जब किया जाता है, ही वॉज सेड टू बी ड्रंक विच वॉज ट्रू। ठीक है, मतलब उसे कहा जा रहा था, वो जो भी पर्सन है, ही जो भी पर्सन है, उसे कहा जा रहा था कि वो ड्रंक है, ठीक है, नशे में है, जो कि सच है। तो ये केस जब होता है, इसको जब आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हो इस सेंटेंस में कि ये कहा जा रहा है जो कि सच है, तो इसको जब ट्रांसलेट करोगे तब विच यूज करोगे, यानी कि यहाँ पर स्टेटमेंट को रेफर करने के लिए एक स्टेटमेंट ऑलरेडी बोल दिया गया है। पहला स्टेटमेंट क्या है, ही वॉज सेड टू बी ड्रंक, ये मेन स्टेटमेंट है, इसी स्टेटमेंट को रेफर किया जा रहा है नीचे कि विच इज ट्रू। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये सच है, तो ये विच किसको रेफर कर रहा है, इस पूरे स्टेटमेंट को रेफर कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, इस पूरे स्टेटमेंट को यहाँ पर रेफर कर रहा है। एनी डाउट इन रूल नंबर 20? यस रोहित बोलो। मिस बी नंबर का एक और एग्जांपल बता दीजिए। बी जब सिलेक्शन करना हो, बी सिलेक्शन करने के लिए आप आराम से यूज कर सकते हैं कि मान लीजिए कि मान लीजिए आपको ये करना है कि विच क्वेश्चन टू आंसर फर्स्ट, ये क्वेश्चन जैसे आपके पास क्वेश्चन पेपर आया एग्जाम में, तो विच क्वेश्चन टू आंसर फर्स्ट, कौन सा क्वेश्चन हम पहले आंसर करें। ठीक है, या फिर अगर हम यूज करना चाहते हैं कि अगर हम यूज करना चाहते हैं, मान लीजिए कि आपके पास ऑप्शन है कि जैसे मैंने आपको ऑप्शन दिया कि या तो आप पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं असाइनमेंट, लेकिन जरूरी नहीं है, वर्ड फाइल भी दे देंगे तो चलेगा। तो यू वुड बी आस्किंग कि विच वन वुड यू प्रेफर और विच वन वुड बी द बेटर वन। ठीक है, कि क्या मैं वर्ड फाइल में भेजूं, क्या मैं पीडीएफ फाइल में भेजूं, उनमें से कौन सा सही है, इस टाइप का सिलेक्शन होगा।
एंड रिमेंबर सिलेक्शन आपका पीपल में नहीं होगा, ठीक है। मान लीजिए अगर 2 लोगों में आप सिलेक्शन कर रहे हैं, उसमें आप विच नहीं यूज करेंगे, क्योंकि विच यहाँ पर स्पेसिफाई किया गया है, ये आपका लोगों के लिए यूज नहीं किया जाता, लोगों के लिए whom, who और whose यूज किया जाता है। तो अगर 2 लोग के बीच में, मान लीजिए यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं इतने सारे, और मुझे चूज करना है कि कौन सा सबसे अच्छा है, तो whom would I choose, ठीक है, मैं किसको चूज करूंगी। तो वहां पर चॉइस अलग हो जाती है, सिर्फ ऑब्जेक्ट के लिए या इवेंट्स के लिए, ठीक है। मान लीजिए कि आपको परफॉर्मेंस देनी है, तो ये इवेंट हो गया, ऑब्जेक्ट्स हो गए, कुछ भी एक चीज हो गया जिसको आपको सिलेक्ट करना है अदर देन ह्यूमंस को छोड़कर कुछ सिलेक्शन में आपको करना है, तो वो आप विच यूज करेंगे। एनी अदर डाउट? मिस जितना भी अभी सेंटेंस सोच पा रहे हैं सब का सब इंटरोगेटिव ही जा रहा है, कोई ऐसा सेंटेंस है जो मतलब इंटरोगेटिव ना हो? नहीं, तो इंट्रोगेटिव कैसे नहीं होगा, ये आपसे सिलेक्शन करने के लिए ही तो बोल रहा है, तो पूछा जा रहा है कि आप कैसे सिलेक्शन करोगे, सब इंट्रोगेटिव ही होगा इस केस में। स्पेशली बी वाले केस में आपका इंटरोगेटिव ही होगा, क्योंकि आप पूछ रहे हो कि आप किस चीज को चूज करोगे, ठीक है। सिलेक्शन पूछ रहे हो ना, तो आपके पास ऑप्शन है, आपको चूज करना है, यहाँ पर पूछना है कि क्या चूज करोगे, ठीक है, उनमें से क्या चीजें आप चूज करोगे, तो ये इंटेरोगेटिव ही बनेगा, ये रिलेटिव नहीं बनेगा। या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हो, अगर आपको रिलेटिव बनाना है तो इस तरह से करते हो कि ये जो अगर आपको रिलेटिव बनाना है ना, तो इस वाले केस का हो जाएगा, ये वाला केस का हो जाएगा। कैसे हो जाएगा कि मान लीजिए ये वाला एग्जांपल अगर हम लेते हैं कि टेलीविजन चूज करना है, ठीक है, टेलीविजन सेट चूज करना है, तो एक कोई भी एक्स कंपनी का सेट है, वो हमने ये वाला X1, कोई भी 1 एक उसका सेट का नाम है, वो चूज किया हमने। तो ही चोज this he chose the television set which was in this store, ठीक है। तो वो रिलेटिव केस हो जाएगा, लेकिन ये इस वाले केस में आ जाएगा। वहां पर आप सिर्फ बता रहे हो कि वो चूज किया है, ठीक है। जब सिलेक्शन बता रहे हो कि सिलेक्शन करना है, तो उस केस में, ये वाला केस में आपका यही क्वेश्चन ही आएंगे, ठीक है। यस अमरेश। मैम बी बी वाला में बोले कि सिर्फ निर्जीव के लिए ही होगा, नॉन लिविंग के लिए, तो मैंने पहले पढ़ा सजीव के लिए भी होता है चयन, अगर चयन दिया हो तो चूज करना हो ना, तो उसमें निर्जीव नहीं सजीव दोनों, सजीव या निर्जीव की कोई भी रहेगा तो चलेगा बीच, अगर चयन करना हो तो। ऐसा होता है आप क्या कहते हैं? आप बी वाला रूल में बोले ना कि ये सिर्फ निर्जीव पे लागू होता है सिलेक्शन, मतलब नॉन लिविंग थिंग बोले ना, हाँ, कि सिर्फ नॉन लिविंग थिंग पे ही ये रूल लागू होगा, तो हाँ। पहले मैं पढ़ा हूँ लिविंग थिंग पे भी होता है, ऐसा सही बात सही है ना? लिविंग थिंग पे आपका हु होगा ना, नहीं अगर मतलब पढ़ेगा, अगर चयन का सिलेक्शन उसमें अगर दिया हो तो उसमें सजीव और लिविंग थिंग भी चलेगा। अगर आपको सिलेक्शन करना है, ठीक है, तो सिलेक्शन करने के लिए आप बेसिकली आप देखो, जैसे मान लीजिए मैंने जैसे एग्जांपल दिया कि 4 पर्सन है, 4 में से किसी एक को आपको सिलेक्ट करना है, तो वहां पर आप जो क्वेश्चन करेंगे वो हु वुड यू सिलेक्ट होगा, ठीक है, हु वुड यू चूज होगा, ठीक है। विच वुड यू चूज नहीं होता है, क्योंकि विच बेसिकली रिप्रेजेंट कर देता है नॉन लिविंग थिंग को, ठीक है। विच जो होता है, जैसे यहाँ पर देखिए पिछले वाले 19 क्वेश्चन में क्या दिखाया गया कि हु जो है यूज होता है हम पर्सन के लिए, तो जब आप क्वेश्चन कर रहे हो कि किसको आप सिलेक्ट करोगे, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, जिसको भी आप सिलेक्ट करोगे वो आपका सब्जेक्ट है, और उसका आप क्वेश्चन कर रहे हो, हु यूज होगा। अच्छा मैम, और मैम सी का थोड़ा सा समझा दीजिए। सुना होगा, अगर आपने सुना भी होगा वो स्टेटमेंट, तो बोलते वक्त किसी को सुना होगा, लिखते हुए किसी को नहीं देखा होगा, ठीक है। तो लेट मी एक्सप्लेन द थर्ड पार्ट ये कह रहा है कि जब आप रेफरेंस दे रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए कि मैंने कहा कि कोई एक इंसिडेंट हुआ, ठीक है, कि आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस क्वेश्चन ऑलरेडी, ठीक है, एक क्वेश्चन है जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन
कर दिया गया है, ठीक है। तो आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस क्वेश्चन ऑलरेडी विच इज ट्रू, यानी कि यहाँ पर विच जो यूज हो रहा है ये इसी तरह के सेंटेंसेस बनेंगे, और ऊपर वाला जो सेंटेंस है यानी कि ये पूरा जो सेंटेंस है इसको यहाँ पर विच रेफर कर रहा है, ठीक है। विच का मतलब यहाँ पर विच किसके लिए लगाया गया है, इस पूरे सेंटेंस को, ये जो सेंटेंस बोला गया है ये सच है, ठीक है, ये या सच नहीं है, विच इज नॉट ट्रू या विच इज ट्रू, जो भी केसेस रहेंगे ट्रू रहेगा या ट्रू नहीं रहेगा, इस सेंटेंस को बताने के लिए, इस सेंटेंस को रेफर करने के लिए यहाँ पर यूज किया गया है। उस सेंटेंस को रेफर कर रहा है, ऊपर जो भी सेंटेंस लिखा गया है उसको रेफर कर रहा है, यानी कि यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा है, लेकिन इंस्टेड ऑफ रेफरिंग टू अ पर्सन, किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर या किसी एक पर्सन के ऊपर रेफरेंस करने के अलावा ये क्या कर रहा है, ये खुद सेंटेंस को ही रेफर कर रहा है। जो सेंटेंस इस कॉमा से यहाँ पर डिवाइड हुआ गया है, तो जो कॉमा से पहले वाला जो सेंटेंस है उसी को रेफर कर रहा है यहाँ पर। समझ में आ गया? Anyone who is having any doubt? No ma'am. ओके, चलिए नहीं डाउट है तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। यहाँ पर मेरे ख्याल से ये लास्ट रूल आपका हो गया है। लेट मी जस्ट एक्सप्लेन दिस वन। यस, ये आपका बेसिकली लास्ट रूल ही है, ठीक है। यूज ऑफ दैट, यानी कि दैट आप कब यूज करते हैं, ठीक है। दैट आप किस चीज के लिए यूज करते हैं, कहाँ आप दैट लगाएंगे स्पेसिफिकली किस सेंटेंस में, ये बताना है। तो पहला केस क्या है, पहला केस कहाँ पर यूज होता है, पर्सन के लिए, लाइफलेस थिंग्स एंड स्मॉल एनिमल, यानी कि पर्सन के लिए भी यूज हो रहा है, लिविंग नॉन लिविंग दोनों के लिए यूज हो रहा है दैट, और स्मॉल एनिमल्स अगेन एनिमल्स के बच्चे, छोटे एनिमल्स नहीं, एनिमल्स के बच्चे, और सिंगुलर और प्लूरल केस में, ठीक है। दोनों ही केसेस में यूज होता है दैट, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों केस में आप यूज कर सकते हैं। यानी कि ये रिलेटिव प्रोनाउन वाला केस हो जाएगा। दैट जो है यहाँ पर रिलेशन बता रहा है, किस चीज के बारे में रिलेशन बता रहा है, पर्सन के बीच में, ठीक है, या पर्सन का किसी से, एक ऑब्जेक्ट का, थिंग है उसका किसी के साथ रिलेशन, कोई छोटा एनिमल है, छोटा यानी कि बच्चा है किसी एनिमल का, उसका रिलेशन बता रहा है, चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, जो भी सब्जेक्ट है जो भी ऑब्जेक्ट है उसका रिलेशन बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ एग्जाम्पल में देखिए, दिस इज दैट गर्ल, दिस इज द गर्ल दैट फेल्ड इन द एग्जाम। तो यहाँ पर दैट जो है वो इस गर्ल के लिए लगा है, ठीक है, ये जो गर्ल है इसके लिए दैट लगा है। दिस इज द रेडियो दैट आई बॉट यस्टरडे, यहाँ पर आपका रेडियो के लिए लगा है, जो कि लिविंग नॉन लिविंग थिंग दोनों रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। नाउ इफ आई गिव यू मोर एग्जांपल ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल, अगर लगाएं यहाँ पर, ये दोनों ही सिंगुलर केसेस में हो गया, प्लूरल केसेस में लगाएं तो क्या होगा, दीज आर द प्रोडक्ट्स दैट द कंपनी रिलीज्ड विद इन दिस मंथ, इस मंथ में ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं यहाँ पर रिलीज हुए। तो ये प्रोडक्ट जो है, कितने भी प्रोडक्ट्स हैं, 2-3 प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, 5 प्रोडक्ट्स हैं, उन सभी प्रोडक्ट्स को वहां पर दैट रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। किसी भी तरह प्लूरल केस में दीज आर माय फ्रेंड्स दैट वेंट टू द पार्टी, ठीक है, उस पार्टी में ये सारे मेरे दोस्त जो हैं उस पार्टी में गए थे, ठीक है। तो ये सारा जो केस रहता है दैट का, यहाँ पर पर्सन के लिए और नॉन लिविंग थिंग दोनों केस के लिए दैट यूज आप कर सकते हैं। सेकेंड केस क्या रहता है, एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर अ सिंगुलर नाउन ऑलरेडी मेंशन, एक सिंगुलर नाउन पहले ही मेंशन कर दिया गया है, एक सेंटेंस है जिसमें एक सिंगुलर नाउन को पहले ही मेंशन कर दिया गया है और उसका सब्स्टिट्यूट बताने के लिए, ठीक है। सब्स्टिट्यूट, ये बेसिकली ये जो केस है ना, ये वाला केस आपका कंपैरेटिव केसेस के लिए यूज होता है, जब आप कंपेयर कर रहे हैं किसी चीज को तो वहां पर ये केस आपका बहुत यूज होता है, ठीक है। यहाँ पर जैसे एग्जांपल में लिखा है, द वेदर ऑफ हैदराबाद इज बेटर देन चेन्नई नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर वेदर ऑफ हैदराबाद को चेन्नई से कंपेयर किया गया है, ठीक है। ये जो सेंटेंस है ये गलत इसीलिए है क्योंकि हैदराबाद के
मौसम को हम लोग चेन्नई से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, चेन्नई के मौसम से कंपेयर करेंगे। ठीक है, हैदराबाद का मौसम मौसम है, वेदर है वो, और चेन्नई एक स्टेट है, दोनों का कंपैरिजन नहीं है। आप हैदराबाद को चेन्नई से कंपेयर कर सकते हो, दोनों आपस में स्टेट है। ठीक है, हैदराबाद का मौसम को अगर कंपेयर करना है तो चेन्नई के मौसम से कंपेयर करना है। तो यहाँ पर वेदर ऑफ हैदराबाद अगर लिखा हुआ है तो या तो आप वेदर ऑफ चेन्नई लिखोगे या फिर आप यहाँ पर दैट लगा दोगे, जो कि यहाँ पर लेट मी स्क्रॉल इट डाउन तो आपको दिख जाएगा। यस, यहाँ पर जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पर दैट लगा दोगे। ठीक है, दैट ऑफ चेन्नई, दैट ऑफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेदर। ठीक है, वेदर ऑफ हैदराबाद जो है, अगर आप रिपीट करना चाहते हो तो वो भी करेक्ट है स्टेटमेंट, वेदर ऑफ हैदराबाद इज बेटर देन द वेदर ऑफ चेन्नई। ये स्टेटमेंट भी ग्रामेटिकली करेक्ट है, कोई एरर नहीं है। यहाँ पर अगर आप वेदर रिपीट नहीं करना चाहते हो उस केस के लिए यहाँ पर द वेदर ऑफ क्लासेस का पीडीएफ आपके ग्रुप में ऑलरेडी है। ठीक है, अगर आपका एडमिशन डिले हुआ है विद इन 10 डेज, अगर आपका एडमिशन हुआ है, मेरे ख्याल से 10 दिन हो गए हैं ना उनका फाइल भेजे हुए, अगर आप विद इन 10 डेज एडमिशन लिए हैं तो मैं दोबारा से भेज दूंगी। अगर आप ऑलरेडी इससे पहले ग्रुप में ज्वाइन थे तो आपके पास होगा, वो ग्रुप में सर्च करिए, नाउन नाम से मैंने एक फाइल भेजी है, डॉक फाइल भेजी है। द वेदर ऑफ हैदराबाद को अगर आप वेदर रिपीट नहीं कर रहे हो तो यहाँ पर आपने दैट लगा दिया, दैट ऑफ चेन्नई। ठीक है, इसको और एग्जांपल अगर मैं दूं कंपैरिजन का, ये जब एडजेक्टिव पढ़ाऊंगी तो आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि एडजेक्टिव आपका किस चीज के लिए, कंपैरिजन के लिए भी यूज होता है बेसिकली। ठीक है, एडजेक्टिव के 3 पार्ट होते हैं ना, सिंपल एडजेक्टिव वर्ड, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री, ये 3 डिग्री होती हैं। तो कंपैरिजन के लिए एडजेक्टिव यूज किए जाते हैं। तो कुछ फीचर्स यहाँ पर कंपेयर हो रहे हैं, बेटर यहाँ पर एडजेक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ पर वेदर कंपेयर हो रहा है किससे, हैदराबाद के वेदर को हम चेन्नई से कंपेयर कर रहे हैं। तो या तो हम वो जो भी एट्रीब्यूट है, ठीक है, यहाँ पर वेदर कंपेयर हो रहा है तो वेदर रिपीट कर सकते हो। किसी का मान लो कि अगर नंबर ऑफ मतलब ये रेनफॉल कंपेयर कर रहे हैं तो रेनफॉल दोबारा लिख सकते हो। जो भी फीचर आप कंपेयर कर रहे हो, ठीक है, फास्टर है रन करने में, या हेल्दियर है या वेल्थियर है, जो भी आप फीचर कंपेयर कर रहे हो, उस फीचर को जब कंपेयर करोगे तो या तो आप वो फीचर दोबारा लिख सकते हो, रिपीट कर सकते हो कंपेयर करते वक्त, या फिर आप दैट लगा सकते हो उसकी जगह। ठीक है, कोई भी फीचर हो, किसी भी तरह का फीचर हो, इंसानों के लिए हो, वेदर हो, कुछ भी हो, जो भी फीचर है उसके लिए जब भी ये कंपैरिजन वाला केस हो रहा है तो इसी तरह आपका कंपैरिजन होगा। ठीक है, या तो आप यहाँ पर वेदर रिपीट करेंगे या फिर आप दैट लगाएंगे। एनी डाउट्स इन दिस? रूल नंबर 21 में किसी को भी कोई डाउट? बोलो रोहित। रोहित, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। मिस दिस इज द गर्ल वाला जो एग्जांपल है उसमें डैट की जगह हु भी तो यूज हो सकता है। बिल्कुल यूज हो सकता है, बिल्कुल यूज हो सकता है, दोनों ही सही है। मिस तो हु ज्यादा मतलब प्रॉपर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि प्रॉपर होगा। ठीक है, हु भी आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, दैट भी आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ठीक है, जैसा भी आप स्ट्रक्चर बनाओगे, अब यहाँ पर हु को अगर रिप्लेस भी करके लगा दोगे ना तो भी स्ट्रक्चर सेम रहेगा, मीनिंग सेम रहेगा, आप आराम से रिप्लेस कर सकते हो इसको। दिस इज द गर्ल हु फेल्ड इन द एग्जाम, सेम मीनिंग रहेगा, सेम स्ट्रक्चर रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पर। एंड यहाँ पर जो केस है आपका, यहाँ पर ऑब्जेक्ट वाला जो केस है, उसके लिए देखो, द ओनली डिफरेंस हियर, बच्चे माइक सबका म्यूट है, यस माइक म्यूट रखिए, नॉइज आ रहा है इसमें से। क्वेश्चन पूछना है तो आप हाथ खड़ा करके पूछ सकते हो, अदरवाइज अगर इस तरह का ऑडियो प्रॉब्लम आ रहा है तो आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो जो आपका दैट केस, जो आपका पर्सन वाला केस है, ठीक है, पर्सन के लिए जैसे हमने हु यूज किया है स्पेसिफिकली,
पर्सन के लिए आप स्पेसिफिकली हर जगह हु लगा सकते हो, लेकिन दैट भी लगा सकते हैं। ये कहने का मतलब है कि आप सेंटेंस अगर लगाएंगे तो हु हमेशा लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कहीं कहीं किस केस में अगर आप हु नहीं लगाना चाहते हैं तो दैट भी लगा सकते हैं, वो भी सही है। ठीक है, जिसको आप प्रेफर करते हैं उस हिसाब से आप सेंटेंस लगाइए। ठीक है, द ओनली थिंग इज कि यहाँ पर आपको जो भी जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं वो आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, गर्ल जो है, रेडियो जो है, ये सभी आपका सब्जेक्ट नहीं, सॉरी, ये आपका जो जिसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, चाहे सब्जेक्ट है चाहे ऑब्जेक्ट है, जिससे एम्फसाइज किया जा रहा है, यस, एम्फसाइज किया जा रहा है। जैसे यहाँ पर एम्फसाइज किया जा रहा है कि यही लड़की है जो फेल कर गई थी, यही रेडियो है जो मैंने कल खरीदा था। मैंने खरीदा था तो मैं वहां पर वर्ब हूँ, सॉरी मैं वहां पर सब्जेक्ट हूँ, रेडियो खरीदा है मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी जिस भी तरह का सेंटेंसेस लगेगा वो मेन फोकस होगा आपका सेंटेंस का। ठीक है, उसके अराउंड हम लोग सेंटेंस बना रहे हैं, ये ध्यान रखना है बस। एनी मोर डाउट? ओके, नहीं है डाउट तो लेट्स डू वन थिंग, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि अगर कोई स्पेसिफिक डाउट होगा तो क्लियर हो जाएगा। ये फाइल जो है ये कल मैं बैठ के इसको बना लूंगी, अच्छे से एडिट कर दूंगी एग्जाम्पल्स के साथ, और इस पे क्वेश्चंस जो है एक्सरसाइज क्वेश्चंस आपको इसी में सेंड कर दूंगी। अगर कल नहीं तो कम से कम मंडे तक आपके पास चला जाएगा। देन अगेन 7 डेज टाइम है आपके पास, बनाइए उसको आराम से। क्लास में फिर हम लोग क्वेश्चंस क्लास में भी बनाते रहेंगे और उसको पढ़ते रहेंगे। ठीक है, लेट मी फाइंड द क्वेश्चन। एंड प्रोनाउन का बहुत सारा क्वेश्चन जो है, बच्चे माइक अनम्यूट रखिए। प्रोनाउन का बहुत सारा जो क्वेश्चन है वो आपको सिमिलर क्वेश्चन, अगेन नाउन से सिमिलर है तो उसी तरह के क्वेश्चन भी मिलेंगे, वही सिमिलर क्वेश्चन भी हो सकता है, लेकिन वहां पर नाउन की जगह आपको प्रोनाउन सही करना होगा। ठीक है, तो इस ये वाला क्वेश्चन हमने किया था। अच्छा, इवन इफ वी हैव डन इट दैट इज ऑल राइट। यहाँ पर हमने जो भी नाउन पढ़ा है, प्रोनाउन पढ़ा है, उसके हिसाब से फिर से कर लेते हैं क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं है। यस, ये है क्वेश्चन नंबर 1 आपका। अगेन यहाँ पर 4 पार्ट में डिवाइडेड है सेंटेंस, जहाँ पर एरर है वो ध्यान देना है। एंड जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपका प्रोनाउन में ही एरर हो, प्रोनाउन से रिलेटेड किसी चीज में भी एरर हो सकता है। ठीक है, किस प्रोनाउन के साथ क्या लगना चाहिए ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर सेंटेंस है, यू एंड ही मस्ट अटेंड द सेमिनार ऑन करियर गाइडेंस। You and he must attend the seminar on career guidance. With 1 number. 1 number, okay. Anyone else? You can also answer it through the chat box. Chat box के थ्रू आप आंसर कर सकते हैं। ऑप्शन लिख दीजिए बस क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन 1 का क्या आंसर है, 1 के साथ बच्चे। क्वेश्चन नंबर 1 पॉइंट, हाँ ओके। तो अभी तक मेरे पास आई यू एंड ही तीनों है। oh sorry, I was reading it 1, sorry, 1, I, you and he must attend the seminar on the career guidance. Sorry about that. तब तो फर्स्ट होगा मैम। Okay. मैम फर्स्ट होगा 1। Yes, तो अगर गलती है तो क्या करेक्शन होगा, क्या करेक्ट फॉर्मेट होगा इसका? मैम 2 3 1 का रूल यू ही एंड आई होगा। Yes, you, he and I होगा। तो first one is your answer. You, he and me. Yes, you नहीं, you, he and I ही रहेगा, me जरूरी नहीं है क्योंकि यहाँ पर आप लोग ही ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, ये केस जो है इसमें you, he and I जो है ये सभी सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। आप लोगों को करना है, क्या करना है, अटेंड करना है। आप लोगों को काम करने बोला जा रहा है। ठीक है,
तो यहाँ पर रूल आपका अगेन 2 3 1 वाला लगेगा। तो यहाँ पर सीक्वेंस क्या हो जाएगा आपका, यू ही एंड आई मस्ट अटेंड द सेमिनार ऑन करियर गाइडेंस। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 2, you, he and I are to be blamed for the accident. सेकंड मैम, Okay. सेकंड मैम। नो इधर फर्स्ट मैम। Okay. इस क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर करूं ताकि मुझे With पता one चले number, कि क्वेश्चन you, के लिए he आप- and me are to be blamed. नहीं मैम, सेकंड में एम होगा आर की वो जगह पे। फर्स्ट हुआ मैम। ओके यस, जो यहाँ पर फर्स्ट बोल रहे हैं वो जरा हैंड रेस करो। जो ऑप्शन नंबर 1 बोल रहे हैं वो हैंड रेस करिए। यस, ऋषु मुझे बताओ क्या इसमें एरर है? मैम यहाँ पे आई पहले होगा, ब्लेम कर रहा है सन मैम, निगेटिव के सारा। ओके यस, रोहित क्या आंसर होगा बच्चे? You, he and me होना चाहिए आई थिंक, क्योंकि यहाँ पे ओके अच्छा, सौरभ आपका आंसर क्या है? आई, यू एंड ही होगा, किसी में ब्लेम किया जाएगा तो अकॉर्डिंग टू रूल में है कि फर्स्ट पर्सन को पहले रखते हैं, उसके बाद सेकंड पर्सन, देन थर्ड पर्सन। ओके यस, सेकंड ऑप्शन को कौन कौन बोल रहा है कि सही है? रूल नंबर यस यस मैम, आर की जगह एम होना चाहिए। क्वेश्चन दिख नहीं रहा है ना आपका, 1 मिनट रुकिएगा। यस, क्वेश्चन नंबर 2 आपका है। ऑप्शन 2 को कौन कौन सही बोल रहा था? हैंड रेस करिए तो जरा। यस अर्पित, क्या आंसर है? मैम 2 नंबर होगा, ब्लेम्ड फॉर द एक्सीडेंट। ब्लेम्ड फॉर द एक्सीडेंट में एरर है, क्या एरर है उसमें? मैम यू एंड ही आई ब्लेम्ड फॉर द एक्सीडेंट होना चाहिए। अच्छा अमरीश पूछे आपका आंसर क्या है, क्या गलती है? मैम मेरा आंसर आर की जगह एम होना चाहिए। तो पहली बात तो यहाँ पर जो यहाँ पर सेंटेंस है उसको पहले ध्यान से देख लेते हैं। यू, ही एंड आई आर टू बी ब्लेम्ड फॉर द एक्सीडेंट, यानी कि कहना ये चाह रहा है कि एक एक्सीडेंट हुआ है और उसके लिए तुम्हें, उसे और मुझे जिम्मेदार ठहराना है, या फिर हम लोग जिम्मेदार हैं उस एक्सीडेंट के। ठीक है, ये आपका सेंटेंस का मतलब है। अब यहाँ पर ऊपर वाले रूल में आपका लग रहा था 2 3 1, ठीक है, और ये चीज मैंने बताई थी कि जब आपका नेगेटिव रूल रहेगा, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस रहेगा, सिर्फ नॉट लगने से नहीं, आपका नेगेटिव मीनिंग में रहेगा सेंटेंस, तो उस केस में आपका जो प्रोनाउंस है वो 1 2 3 रूल में रहेंगे। तो आंसर वुड बी फर्स्ट वन, दैट इज रूल नंबर 1 2 3 अप्लाई होगा यहाँ पर। सही आंसर जो रहेगा दैट इज I, you and he are to be blamed for accident. am जो है हमेशा I के साथ यूज होता है, लेकिन जब I अकेला रहे सेंटेंस में, यानी कि I am to be blamed for the accident सही सेंटेंस है। लेकिन अगर I किसी भी और के साथ है, चाहे वो he के साथ है, चाहे वो you के साथ है, दोनों ही केस में यहाँ पर R लगेगा, क्योंकि वहां पर एक तो प्लूरल सेंस में हम ले लेते हैं, दूसरा ये कि दोनों केस में आई के साथ अगर कुछ लग जाता है तो एम वहां पर एप्लीकेबल नहीं रहता है। ठीक है, आई के साथ अगर वहां पर लग जाता है तो एम वहां पर एप्लीकेबल कभी नहीं रहेगा। आई अगर अकेला है सेंटेंस में तो वहां पर आप एम लगाएंगे उसके साथ हमेशा।
अकेला नहीं है तो वहां पर am नहीं लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट रूल क्वेश्चन नंबर 3, द पार्टी चीफ and the chief minister expressed his views on demonetization in India. इसका आंसर करिए and I am taking your attendance till the time. मैम 3 होगा। 3 मैम। Sorry. 1 minute. Give me a minute. ये नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा हो रहा है इसलिए बार बार शेयर अनशेयर हो जा रहा है। यस, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शंस लिखते जाइए। आई एम जस्ट सेइंग ऑप्शंस। 3 नंबर में देयर होना चाहिए। 3 नंबर, ओके। यस, आई एम स्टिल सीइंग बहुत सारे बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। जो भी गलत सही जो भी आंसर लग रहा है वो आंसर करो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि एकदम सही आंसर ही हमेशा करना है। जो आंसर लग रहा है वो करिए, गलत सही फिर मैं बताऊंगी क्या गलत है क्या सही है। ओके, यस, तो यहाँ पर बहुत सारे आंसर आ गए और 3 ऑप्शन बहुत सारे लोगों ने चूज किया है, तो मैक्सिमम यही चूज कर रहे हैं। तो देखते हैं जरा सेंटेंस क्या है। द पार्टी चीफ एंड द चीफ मिनिस्टर एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज ऑन डिमोनेटाइजेशन इन इंडिया। ये आपका सेंटेंस है। अब यहाँ आप बोल रहे हैं कि 3 में एरर है, ठीक है। तो हैंड रेस करो और बताओ कि क्या एरर है वहाँ पर। यस सौरभ। मैम क्योंकि मैम जो चीफ पार्टी चीफ है और जो चीफ मिनिस्टर दोनों अलग अलग पर्सन है तो प्लूरल हो रहा है मैम, तो यहाँ हिज की जगह देयर व्यूज होगा। ओके, यस। रोहित, आपका आंसर सेम है कि अलग है? सेम। यस, और किसी का अलग आंसर है? रोहित कुमार, आयुष, राज? नो मैम। मैम सेम है। सेम है मैम। मैं तो बता देते हैं कि सेम आंसर आपका सबका। मैम एक रूल आप बताई थी। हाँ, यस मैम, वो रूल बताई थी जिसमें पार्टी चीफ और चीफ मिनिस्टर अगर एक ही हो तो यहाँ हम सिंगुलर ही यूज करेंगे, यानी हिज ही, तो नो एरर होगा। इसमें दोनों के साथ तो थोड़ी लगेगा, नहीं, दोनों के साथ आर्टिकल नहीं लगता ना। 1 मिनट, लेट मी एक्सप्लेन हिम केयरफुली। कि देखो यहाँ पर उसी रूल में मैंने ये भी बताया था कि जैसे अकाउंटेंट वाला रूल था वो, ठीक है, एग्जांपल मैंने अकाउंटेंट वाला दिया था वहां पर, तो वहां पर अकाउंटेंट के ही आगे द लगा था, उसके बाद जो ट्रेजर्स था उसके आगे द नहीं लगा था। इसका मतलब जो आर्टिकल है वो सिर्फ एक के आगे लग रहा है, सब पर्सन दोनों एक ही है। अगर दोनों के आगे लग रहा है इसका मतलब ये होता है कि आप पार्टी चीफ को भी जानते हैं और चीफ मिनिस्टर को भी जानते हैं और दोनों अलग अलग इंसान हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर यस मैम। जो कि रहेगा 3 नंबर, ठीक है। ओके मैम। ओके, अभी के लिए इतना ही करते हैं। अटेंडेंस मैंने ले लिया है, नेक्स्ट क्लास फिर और क्वेश्चंस करेंगे और इसका मैं भेज दूंगी फाइल आपको। कोशिश करूंगी कि कल, क्योंकि संडे है तो आराम से टाइम मिल जाना चाहिए, मैं कोशिश करूंगी कि ये फाइल कंप्लीट करके आपको सेंड कर दूं, ठीक है। थैंक यू मैम। मैम अगर